Hello everyone, welcome back to my channel. So today in this video we are going to discuss about the notification that has Indian Army released on its official website www.joinindianarmy.link.in. So in this notification he has tell about the eligibility criteria and the selection process. So today and the process from which we have to fill the MNS application form. So today we are going to discuss in this video what is the basis of filling the MNS 2023 application form. So let's just start. So in this notification, the first point is the application are invited from the female candidate who have qualified NEET 2023 conducted by NTA. ओके, तो फर्स्ट तो ये है कि इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो वही बच्चे फिल कर सकते हैं जिन्होंने NEET 2023 के एग्जाम को क्वालिफाई किया होगा, ठीक। और इसमें फिर बताया गया है कि जो कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फॉर एडमिशन एट कॉलेज फॉर नर्सिंग बेस्ड ऑन फाइनल मेरिट लिस्ट, है ना। तो देन द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड यूजिंग NEET 2023 स्कोर, कंप्यूटर बेस्ड CBT स्कोर, PET स्कोर, फिजियोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट जो होगा वो, एंड इंटरव्यू जो आपका एमएनएस का इंटरव्यू होगा वो, एंड द चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एंड वैकेंसी एट ईच कॉलेज, है ना। तो मतलब इसमें ये होता है फर्स्ट पॉइंट में कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपका नीट का स्कोर, आपका सीबीटी का स्कोर, आपका पेट का स्कोर, जो आपका इंटरव्यू में इंक्लूडेड है पेट वाला जो टेस्ट है वो, एंड योर इंटरव्यू मार्क्स एंड द जितने भी आपके मार्क्स आएंगे वो, और फिर आप जो कॉलेज की चॉइस फिल करोगे वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग अगर आपका स्कोर इतना आ रहा है चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग कॉलेज की, तो आपको वो कॉलेज में सीट अलॉटमेंट होगी, वरना नहीं। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड इन द सेकंड पॉइंट उन्होंने सारी मैंडेटरी कंडीशन बताई है कि कौन सा बच्चा जो है कैंडिडेट जो MNS 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकता है। तो पहला वही है इसमें भी कि क्वालिफाइड NEET 2023 एग्जाम, रजिस्टर एंड अप्लाई एट वेबसाइट www.joinindianarmy.link.in, ठीक। फिर थर्ड है कि अपीयर फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस एट बेस हॉस्पिटल टेलीकेंट ऑन द गिवन डेट इफ शॉर्टलिस्टेड टू अटेंड द सेम। मतलब थर्ड वाले में ये है कि अगर आपको वो आपके नीट के स्कोर के बेसिस पे अगर आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए जो कि बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में होगी, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, तो आपको वहाँ सारी स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए अपीयर होना है, ठीक। फिर इन्होंने बताया कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, मतलब वो कौन सी कंडीशन है जिसके अंडर अगर कोई बच्ची आती है तो वो MNS का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकती है। तो फर्स्ट है कि फीमेल कैंडिडेट्स हु आर अनमैरिड, लीगली डाइवोर्स्ड, सेपरेटेड, विडो विदाउट एनकम्बरेंसेस, मतलब कि वही फीमेल कैंडिडेट ये फॉर्म भर सकती हैं जो मैरिड हो, अनमैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, या फिर लीगली सेपरेटेड हो, ओके, या फिर वो विडो हो, ठीक। सेकंड आता है नेशनैलिटी, तो आपकी सिटीजनशिप जो है वो इंडिया की होनी चाहिए। थर्ड आता है आपका डेट ऑफ बर्थ, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1998 टू 30 सितंबर 2006 होनी चाहिए। मतलब 1 अक्टूबर 1998 से लेकर आप 30 सितंबर 2006 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो, वरना नहीं, ठीक। फिर आता है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड 12th इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। आपको मतलब इसमें क्लियरली मेंशन है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चे का 12th पास होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 11th 2020 में की है और आपकी 12th 2022 में हुई है, मतलब 21 में नहीं हुई, मतलब फेल हो गए या फिर आपने गैप ले लिया या कुछ भी कंडीशन हो, लेकिन आप ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 12th पास करनी है, कोई गैप नहीं होना चाहिए आपकी 11th और 12th के बीच में, ठीक है। और फिर जब आप 12th पास करते हो तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश के जो मार्क्स हैं वो 50% से कम नहीं होने चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स तो आपके होने ही होने चाहिए, ठीक। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का हो गया। फिर आता है फिजिकल स्टैंडर्ड। फिजिकल स्टैंडर्ड में होता है मेडिकल फिटनेस फॉर द एडमिशन ऑफ BSc नर्सिंग, मतलब ये वहाँ पर जो मेडिकल बोर्ड बैठता है वो डिसाइड करता है, बट फिर भी जो मतलब होनी चाहिए वो है हाइट वाला क्राइटेरिया। फीमेल कैंडिडेट की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर कोई हिल या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करता है तो उसकी हाइट 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, 2 सेंटीमीटर का अलाउंस ग्रोथ का उन बच्चों को दिया जाएगा जिनकी एज 18 या 18 से कम है, ठीक।
तो अगर आप 18 से कम की एज पर या 18 के हुए हैं अभी, मतलब अगर MNS के सिलेक्शन स्क्रीनिंग प्रोसेस के टाइम पे, तो आपको अगर आपकी हाइट मान लो कि अगर 150 सेंटीमीटर है, या फिर अगर आप हिल या नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से हैं तो 145 है, तो आपको वो 2 सेंटीमीटर का अलाउंस देंगे कि मतलब क्योंकि एज हाइट बढ़ सकती है इतनी एज पर, 17 18 की एज पर हाइट बढ़ सकती है, तो 2 सेंटीमीटर का आपको अलाउंस मिलेगा। ठीक है। फिर होता है SC/ST कैंडिडेट। SC/ST कैंडिडेट जो है वो, अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, इस कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपका मेरिट जो आपका SC/ST का जो सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम उसमें अपलोड करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। और फिर आप जब स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए आओगे तभी आपका वो सर्टिफिकेट वहाँ पर आपको लेके जाना है, वो आपका चेक करेंगे। फिर आता है अगर आप NCC कैंडिडेट हैं तब भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम आपको आपका NCC सी कैटेगरी का, AB नहीं सी कैटेगरी का, अगर आपकी NCC कंप्लीट हो चुकी है, अगर आप सी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में NCC का सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर सकते हैं। ठीक। और आपको वो NCC का जो सर्टिफिकेट है वो जब आपको वो जब शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में अगर आपको वहाँ पर बुलाएंगे तो स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए, तो वहाँ भी आपको वो लेके जाना है। ठीक है। फिर आता है, फिर हम देख लेते हैं कि उसमें जो है वो टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस में क्या है ना। वैसे तो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, पर एक बार देख लेते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है तो आपको मतलब कोई ऐसा ना रहे कि अच्छा क्या है। तो टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस में टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस आएगा प्लस जनरल इंग्लिश आएगा इन द फॉर्म ऑफ CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये। इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 मतलब 20 जनरल इंटेलिजेंस के, 20 जनरल इंग्लिश के, तो 40 हो गए टोटल। हर एक क्वेश्चन जो होगा 2 मार्क्स का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग ही होगी। अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो इसमें -0.5 मार्क्स जो आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है। और ये 40 क्वेश्चन आपको 30 मिनट का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा और उन 30 मिनट में ही आपको ये 40 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो ये हो गया टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का। ये बस इतनी सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसमें। फिर आते फिजियोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू एंड इंटरव्यू। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल गो पेट एन इंटरव्यू बाय द बोर्ड ऑफिसर। मतलब इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि पेट का कोई अलग से एग्जाम नहीं होगा आपको। अब पेट का जो एग्जाम है वो जब बोर्ड ऑफिसर जो आपका इंटरव्यू लेंगे वो उसी में इंक्लूडेड होगा, उसी में वो आपके क्वेश्चन पूछेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो आपके 12th के आपका कोर सब्जेक्ट है उसके ऊपर पूछ सकते हैं, जनरल नॉलेज के ऊपर पूछ सकते हैं, करंट अफेयर्स पे पूछ सकते हैं, और आपका जो इंटरेस्ट या हॉबीज होंगे जो आपको आप इंटरव्यू के टाइम पे बताएंगे उसके बेसिस पे वो क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं। ठीक है। फिर इसमें एक नोट करके दिया हुआ है कि ड्यू वेटेज विल बी गिवन टू द कैंडिडेट ड्यूरिंग इंटरव्यू फॉर द अचीवमेंट इन द स्पोर्ट एट वेरियस लेवल। मतलब जो बच्चा स्पोर्ट्स में एक्टिव है या उसके पास किसी भी तरह का सर्टिफिकेट है स्पोर्ट्स का, नेशनल लेवल हो या स्टेट लेवल हो या फिर स्कूल का ही हो। नेशनल लेवल और स्टेट लेवल को थोड़े से मतलब ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब मार्क्स देते हैं वो, तो उनको वो वेटेज दिया जाएगा। मान लो कि अगर किसी दोनों बच्चों के मार्क्स जो है नीट में भी सेम है ना, CBT में भी, या फिर दोनों बच्चों के मार्क्स टोटल करके फाइनल मेरिट लिस्ट के दोनों के सेम आ रहे हैं। एक बच्चे के पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, दूसरे के पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है, तो जिसके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट होगा मतलब उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। MNS की जो सीट होगी ना वो स्पोर्ट वाले बच्चों को दी जाएगी, ना कि उस बच्चे को जिसके पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसका बस यही मतलब था। और इसमें ये भी है कि अगर दोनों किसी, मान लो दूसरी कंडीशन ये है कि अगर दोनों बच्चों के मार्क्स जो है सेम आ रहे हैं, लेकिन अगर किसी के पेरेंट्स जो है वो आर्मी को पहले ही सर्व कर चुके हैं या फिर मतलब सर्व कर रहे हैं, तो उस बच्चे को जिसके पेरेंट्स आर्मी को सर्व कर रहे हैं ना उसको वेटेज दी जाएगी MNS की सीट की। अगर मान लो जैसे मैंने मेरे मार्क्स जितने हैं ना उतने किसी और बच्चे के भी हैं, लेकिन किसी और बच्चे के जो पेरेंट्स हैं वो इंडियन आर्मी को सर्व नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरे पेरेंट्स जो है इंडियन आर्मी में जॉब करी है या फिर अभी भी कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस जो है वो मुझे मिलेगी, ना कि उस बच्चे को जिसके पेरेंट्स ने या फिर जिसके घर में से किसी ने भी इंडियन आर्मी को सर्व नहीं किया है। ठीक है। तो ये था। एंड फिर इसमें आते हैं हम लोग, फिर देख लेते हैं हाउ टू अप्लाई, है ना। आपको MNS 2023 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए कैसे अप्लाई करना है, तो इसमें सिर्फ वही बच्चे, इसमें क्लियरली मेंशन है हु हैव क्वालिफाइड नीट 2023 एग्जाम। ओके। और आप ये अप्लाई जब इसके लिए करेंगे तो आप www.joinindianarmy.in पर इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, विच विल एक्सेसिबल आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द नीट 2023 रिजल्ट। मतलब जो बच्चे बोल रहे हैं ना कि जो MNS 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब रिलीज होंगे, तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि
MNS 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द नीट 2023 रिजल्ट के बाद ही जो है वो रिलीज होने वाले हैं MNS 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म। और ये फॉर्म जो है ऑनलाइन भरे जाएंगे बाय प्रोवाइडिंग नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड अदर डिटेल्स, ठीक है। और इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो है वो आपके जो ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा, आपका नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी एंड मतलब मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी थोड़े से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सेकंड पॉइंट आता है कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू मेक करेक्शन इन द, मतलब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो ना, तो अगर आपका कोई मतलब ऐसी कोई डिटेल है जो गलत फिल कर गई है तो प्लीज़ उसको आप फाइनली सबमिट करने से पहले ही एक बार चेक कर लेना। बिकॉज अगर एक बार आपने अगर सबमिट का बटन जो है क्लिक कर दिया तो उसके बाद में आप उसमें कोई करेक्शन नहीं कर सकते, और अगर आपकी कोई डिटेल गलत फिल हो गई है तो फिर जो फॉर्म है ना वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए बहुत केयरफुली फॉर्म फिल करना, और एक बार फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार उसको चेक जरूर कर लेना कि कोई डिटेल जो है वो गलत फिल तो नहीं हुई है, ठीक है। फिर आते हैं ऑल कैंडिडेट, थर्ड जो पॉइंट है इसमें, ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट SC और ST कैटेगरी, मतलब अगर कोई बच्चा SC या ST कैटेगरी का है तो उसकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। अदरवाइज अगर कोई NCC का भी है ना, जैसे जनरल का है या OBC का है या EWS का है, तो उन सबके लिए जो MNS 2023 की जो एप्लीकेशन फॉर्म की जो फीस है ना वो 200 रुपीज़ है। आपको 200 रुपीज़ जो है वो एप्लीकेशन फीस के देने होंगे, और ये ऑनलाइन पेमेंट होगा। SC ST कैटेगरी के पास में कोई भी जो उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना वो उनको अपलोड करना है फॉर्म एप्लीकेशन फिल करते टाइम, ठीक है। फिर इसमें जो फोर्थ पॉइंट है वो है ऑन सक्सेसफुल कम्प्लीकेशन ऑफ द ऑनलाइन पेमेंट। एक आपको जब आप ऑनलाइन जब पेमेंट करोगे ना तो आपको एक बैंक का रेफरेंस नंबर मिलेगा, DU नंबर जो बोलते हैं वो जनरेट होगा, एंड आपका जो कंफर्मेशन पेज जो है वो डिस्प्ले होगा। तो उसका आपको दोनों का ही आपको क्या करना है, प्रिंट आउट ले लेना उन भैया से कि हमारे DU नंबर और उसका कंफर्मेशन पेज का प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। SC ST कैटेगरी वालों बच्चों के लिए कोई DU नंबर जो है वो जनरेट नहीं होगा, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कैंडिडेट, हाँ वही वाला है कि प्रिंट आउट लेना उनके एप्लीकेशन फॉर्म का और रेफरेंस नंबर का अलॉन्ग विद पेमेंट कंफर्मेशन पेज। ये याद रखना कि जब आप अपना पेमेंट करो ना तो वो सक्सेसफुल होना चाहिए वो पेमेंट, और उसका आपको प्रिंट आउट भी लेना है कि हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ था, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट जो है वो इसमें कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ से आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा इंडियन आर्मी की तरफ से, ठीक है, जो आपको वो आपकी ईमेल आईडी पर भी सेंड करेंगे, आपको मोबाइल नंबर पर भी सेंड करेंगे जो आप लगाओगे। एक बात थोड़ा सा क्लियर मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरो तो उसमें जो ईमेल आईडी लगी है उसमें कोशिश करना कि जो आपकी ईमेल आईडी में जो नंबर है वो और आप जो नंबर मोबाइल नंबर जो अभी यूज कर रहे हो वो दोनों सेम ही हो, है ना, तो थोड़ा अच्छा रहता है। और ये मैंडेटरी भी है शायद कि आपका ईमेल में जो नंबर है वो और आप जो नंबर यूज कर रहे हो वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आपको वो रेफरेंस नंबर जो है वो एप्लीकेशन के टाइम पे जो मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब कैंडिडेट जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं ना तो वो जो शॉर्ट लिस्ट जो आती है उसमें आपका रेफरेंस नंबर ही दे रखा होता है, ना कि आपका नाम या फिर एप्लीकेशन नंबर कुछ नहीं दे रखा होगा। वो रेफरेंस नंबर आपको लिस्ट में दे रखा होगा, उसी को आप लोग को वहाँ पे अगर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट में अगर आपका नाम हुआ तो वहाँ पे वो आपका रेफरेंस नंबर ही देंगे, ठीक है। और उसी से आपको वो चेक करना होगा कि हमारा इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर आता है कि इम्पोर्टेंट नोट्स में वही आता है कि आपको DU की रिसिप्ट लेनी है ना, और एप्लीकेशन, अच्छा हाँ इसमें ये भी है कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करोगे तो फीस का जो है वो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली देखना कि आपको उसका जो फीस जब आप फिल करो तो वो हो जाए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब आपके ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो कैंसिल हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो एक बार देख लेना, ठीक। फिर है कैंडिडेट मस्ट ensure correctness of the information during the application form filling. Candidate must understand that any attempt to willfully conceal or misprint the fact that lead to disqualification of the candidature at any stage of qualification process। यही था कि आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे से वो बिना गलती के फॉर्म को फिल करना है, वरना आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा और कुछ नहीं है। फिर आते हैं, हाँ फिर इन्होंने आपके रीज़न ऑफ अगर ये भी दे रखा है कि फिर आते हैं कि अगर आपका अगर आपका किसी भी वजह से अगर आपके रिजेक्शन होता है एप्लीकेशन फॉर्म का तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये उन्होंने दे रखा है कि आपको जब इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होगा तो आपका जो है वो
रिजेक्शन हो सकता है आपके एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म का, ठीक है। इन्होंने बोला है कि आप अपने, और इन्होंने ये भी बोला है कि नो रिफंड ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फीस इन केस पेड मोर देन वंस, कि जैसे कभी कभी होता है ना सर्वर डाउन होते हैं या नेट ढंग से काम नहीं कर रहा होता है, तो मतलब आप ये सोचते हो कि आपने पहले एप्लीकेशन फॉर्म की फीस फिल करी, आपको लगे कि भाई नहीं हुआ है अभी, तो आप दोबारा ट्राई करते हो, तो 2 बार आपका कभी कभी किसी बच्चे का 2 बार पेमेंट कट हो जाता है। तो इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर ऐसा होता है तो आपका फीस का रिफंड वो वापस नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है द कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू हैव फंक्शनल फोन नंबर एंड ईमेल इट टिल द सिलेक्शन प्रोसेस इज कंप्लीट। नो रिक्वेस्ट फॉर द चेंज ऑफ ईमेल आईडी एंड फोन नंबर विल बी एंटरटेन। मतलब मैंने बोला है आपको क्लियरली कि आपको फंक्शनल ईमेल आईडी जो आप यूज कर रहे हो वो और मोबाइल नंबर आपका दोनों वही होना चाहिए, ईमेल आईडी जो आप अभी यूज कर रहे हो, और सेम ही रहना चाहिए जब तक आपकी सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाती। आप अगर बोलोगे हम अपनी ईमेल आईडी फोन नंबर चेंज कर लें, तो ऐसा वहाँ कुछ नहीं होता, वो इस रिक्वेस्ट को नहीं मानते हैं। तो थोड़ा सा देख के, ठीक है। किसी बच्चे को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ कोई और इन्फॉर्मेशन ही चाहिए होगी या फिर कोई और काम है, तो यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, वहाँ पे आप उसको मेल कर सकते हो। इन्होंने एक ईमेल आईडी दे रखी है, उस पर आप इनको ईमेल कर सकते हो। और कोई आपको क्वेरी वगैरह है तो इन्होंने टेलीफोन नंबर भी दिया हुआ है, उस टेलीफोन नंबर पे जाके आप अपना जो भी है उनसे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स ऑल, यही था मतलब रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन नंबर से रिलेटेड यही था। तो अभी मैंने आपको इसमें बता दिया कि उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन्होंने दिया हुआ है जो है वो, और कंडीशन कौन कौन सी हैं जिसके अंदर एमएनएस का 2026 एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जा सकता है, और कैसे करना है उन्होंने बताया था, वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड हाँ प्लीज वो जो सीबीटी का जो है वो आप अपनी प्रिपरेशन ऑन रखो, है ना। और मैं कल से आपको जो है इंटरव्यू की टिप्स और सीबीटी के मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। और आपको कोई और वीडियो चाहिए तो मेरे को बता दो प्लीज कमेंट सेक्शन में, आई विल ट्राई टू अपलोड। एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल ऑफ देम विथ सो बी पॉजिटिव एंड डू हार्ड वर्क, एवरीथिंग विल बी फाइन। So thank you for watching this video. Bye bye. Take care.